प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, जिससे मेरी कहानी की रीच कम हो गई है। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कर दिया करो और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। संस्कार, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही जानना चाहता था। जब मैं 35 का हो जाऊंगा, तुम केवल 25 की रहोगी। अगर कोई कैम्ब्रिज से लौटकर पढ़ाई पूरी करने वाला छात्र तुम्हें तब प्रपोज करे, तो क्या तुम उसकी ओर आकर्षित हो जाओगी? दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। अगर कोई उनकी पत्नी को दोबारा देख भी ले तो वे बेचैन हो जाते हैं। वो बहुत पजेसिव था। उसने अजय के 5 साल बाद लौट आना को दिल पर ले लिया था। एक मर्द 30 की उम्र में सबसे अच्छा दिखता है। वो उससे 10 साल बड़ा था। जब वो 30 की होगी तब वो 40 का हो चुका होगा और काफी बूढ़ा लगेगा। कौन जानता है कि जब अजय विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटेगा और उससे सितारों, चांद, जीवन के दर्शन, कविताएं और गीतों के बारे में बात करेगा, तब वह उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी या नहीं। फलक के खूबसूरत होठों पर एक मीठी मुस्कान खेल गई और उसकी आंखें भी मुस्कुराईं। ऐसा लगा कि यह व्यक्ति, जो हमेशा खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, अपनी उम्र को लेकर परेशान है। संस्कार, क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो? संस्कार ने ये सुना तो उसका चेहरा गहरा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फलक खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके चौड़े कंधों में समा गई। उसकी आवाज मीठी और मुलायम थी और वह थोड़ा नखरे से बोली, तो ये तय हो गया है ना? संस्कार, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। उन कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के छात्रों का मुझसे क्या लेना देना? मेरी नज़र में सिर्फ तुम हो। संस्कार की गहरी काली आंखों ने उसे हल्के से देखा और उसका पहले से सख्त चेहरा नर्म हो गया। तुम्हारी बातों में समझदारी है। भले ही तुम्हारा पति 50 साल का हो जाए, फिर भी वो 30 साल के लड़कों से बेहतर होगा। मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। विश्वास नहीं है तो छू कर देख लो। फलक का चेहरा लाल हो गया और उसकी लंबी पलकें दो तितलियों की तरह फड़फड़ा उठी। उसने धीरे से कहा, तुम क्या कर रहे हो? उसने अभी अभी डिनर टेबल की बात का हिसाब बराबर नहीं किया था और अब वो अपनी हदें पार कर रहा था। लेकिन उसकी दोनों टांगें कमजोरी से लड़खड़ा गईं। एक बिजली का झटका उसकी नसों में दौड़ गया और उसके हाथों पर उसकी गर्मी बरकरार थी, जो उसकी त्वचा को जला रही थी। यह आदमी, उसे पता नहीं था कि यह प्रतिक्रिया कहाँ से आ रही थी। एक शब्द में कहें तो वह अजीब, 2 शब्दों में बेहद अजीब। जानू, मुझे अपने होठों पर किस दो। उसके बाहों में उसकी मीठी और मुलायम खुशबू उसकी नाक के चारों ओर घूम रही थी। संस्कार की आंखें आराम से आधी बंद थीं और उसने उसे एक शरारती नजर दी। उस समय फलक उसकी नजर को सहन नहीं कर सकी। इतना गंभीर और सुलझा हुआ आदमी आंखों को ऐसे संकीर्ण कर रहा था। उसकी आंखों के कोनों से फैली स्टाइलिश लकीरें उसके व्यक्तित्व में एक बिगड़े हुए और एक परिपक्व आदमी का मेल दिखा रही थीं। फलक शर्मा गई, अपनी पलकें झुका लीं और उसके होठों को हल्के से चूम लिया। उसके होंठ सूखे थे, इसलिए उनकी बनावट साफ महसूस हुई और उसे चूमना बहुत ही मोहक लगा। जब वो उसे फिर से चूमने ही वाली थी, तभी फलक, उसने अचानक पल्लवी जी की आवाज सुनी। फलक चौंक गई और तुरंत उसकी गर्दन से पीछे हट गई। अब उसके कान लाल हो गए। माँ ने उसे एक आदमी को चूमते हुए देख लिया था। वो मर जाना चाहती थी। पल्लवी जी उनके पास आई और फलक को हल्की डांट भरी नजरों से देखा। फलक, संस्कार अपने काम में व्यस्त हैं। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि उनकी सेक्रेटरी अभी भी इंतजार कर रही है? और यह होटल का प्रवेश द्वार है। तुम्हें अपनी जगह का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से संस्कार को परेशान मत करो। माँ, मैंने उन्हें परेशान कब किया? फलक ने नखरे से अपनी छोटी सी कमर मरोड़ी। माँ क्यों उसे परेशान करने वाली बता रही थी? ये सब तो संस्कार का आइडिया था। वो तो बस साथ दे रही थी। ये लड़की, पल्लवी जी की आंखों में दुलार भर गया। उन्होंने अभी सब देखा था। उनकी बेटी ने पैर उठाकर अपने दामाद की गर्दन को पकड़ रखा था। उनका दामाद तो हाथ जेब में डालकर, माथे पर शिकन लिए हुए, मजे से सब देख रहा था। आजकल के बच्चे भी। उसने यह अभी साफ साफ देखा था। उसकी बेटी ने धीरे से कदम बढ़ाए और उसके दामाद के गले में बाहें डाल दी। उसका दामाद अपने हाथ पैंट की जेब में डालकर खड़ा था, भौहें चढ़ाए हुए और आराम से मुस्कुरा रहा था। हाय, आजकल के नौजवान ऐसे क्यों होते हैं? माँ, संस्कार ने हंसते हुए बात बदलने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अगर सासू माँ ने और कुछ कहा तो उनकी छोटी पत्नी परेशान हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि आप अस्पताल से छुट्टी ले सकती हैं। मैं आपको कल लेने आऊंगा और चाहता हूं कि आप हमारे साथ आकर रहें।
पल्लवी ने मना कर दिया। मुझे शांति पसंद है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आप लोगों के साथ न रहूं। क्यों माँ? अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो आपकी देखभाल करना मेरे लिए आसान होगा, फलक ने अपनी प्यारी सी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। माँ अभी बूढ़ी नहीं हुई है, मुझे आपकी देखभाल की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम दोनों अपने कामों में व्यस्त रहते हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो असहज महसूस करूंगी। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो मेरे लिए एक घर ढूंढ दो। जब फलक के बच्चे होंगे तो मैं अपने नाती की देखभाल में लग जाऊंगी। माँ का रवैया बहुत सख्त था। फलक उन्हें मना नहीं पाई। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ अब और कितने दिन जिंदा रहेगी, और अब वह अकेले रहने की जिद कर रही थी। क्या उनके साथ रहने की बात अच्छी नहीं थी? वो सच में अपनी माँ की सोच को नहीं समझ पाई। और फिर संस्कार के साथ बच्चे कौन चाहता है? माँ सपना देख रही है। वो तो सिर्फ 20 साल की थी। संस्कार ने फलक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं आपके लिए हमारे घर के पास ही एक घर ढूंढ दूंगा और आपके लिए एक सहायक भी रखूंगा। फलक, माँ हमारे बहुत पास रहेंगी, तो उदास मत हो, ठीक है? ठीक है। फलक ने उदास मन से सिर हिलाया। उस रात पल्लवी अस्पताल में सो गई। संस्कार दफ्तर गया था और वापस नहीं आया। फलक विला के लिविंग रूम में बैठकर अपना स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। मैडम, सर को शायद देर हो जाएगी। आज ठंड है, क्यों ना आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं? तुलसी आंटी ने कहा। फलक ने अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। तुलसी आंटी, आप पहले जाकर सो जाइए, मैं उनका इंतजार करूंगी। तुलसी आंटी ने और जोर नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। फलक ने लिविंग रूम की लाइट को ऑरेंज टोन में बदल दिया। वो सोफे पर एक आरामदायक जगह पर बैठ गई और लेट गई। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। फलक का चेहरा गर्म हो गया। प्रीत बस उसकी हंसी उड़ा सकती थी। क्या स्टाइल है? फलक ने शर्टों और सूटों की एक पंक्ति को देखा। उसने एक गहरे ग्रे रंग की शर्ट देखी। गहरे रंग के कपड़े वास्तव में ऐसे पुरुषों पर बहुत अच्छे लगते हैं। वे इसमें स्मार्ट, हैंडसम और डैपर दिखते हैं। फलक आगे बढ़ी और अपनी छोटी सी हाथ से शर्ट के कपड़े को महसूस किया। तभी दरवाजा खोला गया और एक खूबसूरत आकृति अंदर आई। उस व्यक्ति ने अपनी धूप की चश्मा हटाई। जब प्रीत ने उस व्यक्ति की ओर देखा तो वह अलका निकली। हेलो दी, कितना संयोग है, तुम भी कपड़े खरीदने आई हो। अलका ने फलक के आश्चर्य को देखा और पूछा, तुम पुरुषों के कपड़े क्यों खरीद रही हो? दी, क्या तुमने हाल ही में कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है? फलक, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ लोग कितने बेशर्म होते हैं। वो अभी अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आए हैं और उसकी स्कैंडल्स अभी भी चल रही हैं, फिर भी वो बाहर आ रही है। तुम किसे दी कहकर नजदीक आने की कोशिश कर रही हो। हमारी फलक को बेशर्म लोगों से कोई लेना देना नहीं है, प्रीत ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम? अलका का खूबसूरती से सजा चेहरा सुनते ही तेजी से बदल गया। छोड़ो प्रीत, फलक ने अलका को ठंडी निगाह से देखा और उसे अनदेखा करने का इरादा किया। फिर उसने सेल्सवुमन से पूछा, ये शर्ट कितने की है? हेलो मिस, ये शर्ट हाथ से बनी हुई है। इस शॉप में केवल एक ही शर्ट है। इसकी कीमत 70,000 रुपये है, सेल्सवुमन ने कहा। वाह दी, क्या तुमको ये शर्ट पसंद है? मुझे ये बहुत पसंद है। ये अर्पित को बहुत अच्छे से फिट आएगी। क्या तुम इसे मुझे दे दोगी? अलका आई और इसे पकड़ने की कोशिश की। क्यों उसे देगी? पहले आओ, पहले पाओ, प्रीत ने घूरते हुए कहा। दी, तुम ऐसी क्यों हो? सेल्सवुमन, मैं इसके लिए दोगुना मूल्य देती हूँ, 140,000 रुपये। इसे पैक करके मुझे दे दो। सेल्सवुमन मुश्किल में थी। प्रीत कुछ बोलने वाली थी लेकिन फलक ने एक हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी खूबसूरत होंठ आधे मुड़े हुए थे और उसकी आवाज़ स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण थी। अलका, क्या तुम मुझसे पैसे से मुकाबला कर रही हो? ठीक है, मैंने आज ही पेमेंट किया है। मैं इस शर्ट के लिए 500,000 रुपये देती हूँ। 500,000। प्रीत का मुंह खुला का खुला रह गया। सिर्फ 70,000 रुपये की शर्ट को 500,000 में खरीदना बहुत ज्यादा था। प्रीत ने फलक को संदिग्ध निगाहों से देखा। फलक को क्या हो गया था? उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। अलका के चेहरे पर एक गर्विला मुस्कान आ गई। ओह दी, क्या तुम मुझसे ज्यादा पैसे वाली साबित होने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे कार्ड में तुम्हारी सैलरी है, लेकिन मेरे हाथ में जो कार्ड है वह अर्पित का है, असीमित ओवरड्राफ्ट के साथ। तुमने कहा आधे मिलियन, मैं 800,000 रुपये देती हूँ। 900,000 रुपये, फलक ने कहा। 1 मिलियन रुपये, अलका बिना झपके बोली। ठीक है, डील,
फलक ने दृढ़ता से निष्कर्ष निकाला। सेल्सवुमन, इस शर्ट को इस लड़की को 1 मिलियन रुपये में दे दो, मुझे अब यह नहीं चाहिए। अलका ने जल्दी से महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था। फलक ने जानबूझकर उसे अपने उदारता का फायदा उठाने के लिए बहलाया था। सेल्सवुमन बहुत खुश थी। उसने 70,000 रुपये वाली शर्ट को 1 मिलियन रुपये में बेचा था। ये जैसे आकाश से गिरी एक मिठाई जैसा था। वो जल्दी से शर्ट लपेटकर अलका को देती है। मिस, आपका कुल बिल 1 मिलियन रुपये है। क्या आप कार्ड से भुगतान करना चाहेंगी? धन्यवाद। अलका के चेहरे को नीले से लाल होते देख फलक ने अपनी खूबसूरत बालों को कान के पास घुमाया और नाटकीय तरीके से पलटी। प्रीत, चलो चलते हैं। प्रीत ने अलका को उंगली दिखाए और फलक के पीछे दौड़ते हुए कहा, फलक, तुम कितनी चतुर हो। फलक मुस्कुराए। वास्तव में अलका से निपटना आसान है। इतनी सारी जिंदगी के अनुभव के बावजूद अलका में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका कुछ संबंध उस माहौल से हो सकता है जिसमें वो पली बड़ी है। जब भी अलका मुसीबत में होती तो अर्पित और श्रुति उसे बचाने और सहारा देने के लिए मौजूद होते। उसे कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फलक भी 18 साल की उम्र में ऐसी ही थी जब वह अपने परिवार की बेटी थी। उसे कुछ नहीं पता था और वह श्रुति और उसकी बेटी के हाथों बुरी तरह ठगी गई थी। फलक शॉपिंग मॉल से बाहर निकली और अचानक एक जानी पहचानी शक्ल से सामना हुआ। वो अर्पित की माँ थी। माँ के बाल करीने से बंधे हुए थे और वो बेहद खूबसूरत परिधान में सजी थी, बिल्कुल किसी अमीर आदमी की पत्नी की तरह। माँ ने भी उसे देख लिया और दोनों ने अपने कदम तेज कर लिए। जब से फलक का पतन हुआ था, माँ उसे तुच्छ समझने लगी थी। फिर जब फलक ने मनोरंजन जगत में वह घटना कर दी तो माँ को वह और भी नापसंद हो गई। माँ ने खून किया और अपनी ठुड्डी ऊंची उठा ली। लेकिन अब फलक को कोई दुख नहीं हुआ। उसका अर्पित के साथ रिश्ता खत्म हो चुका था, इसलिए वह माँ के प्रति अब और भी सहनशील हो गई थी। आखिरकार वह अब सिर्फ एक अजनबी थी। आंटी, फलक ने विनम्रता से अभिवादन किया। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी माँ अलका स्टोर से बाहर भागती हुई आई और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। ये साफ था कि वो माँ को खुश करने की कोशिश कर रही थी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप खरीदारी करना चाहती हैं? मैं आपके साथ चलूं? अर्पित की मां ने अलका के प्रति भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया। उन्होंने अलका की ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, मुझे मां मत बुलाओ। जो लोग हमें नहीं जानते वे गलतफहमी में पड़ सकते हैं। क्या गोयनका परिवार ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है? सपने देखना बंद करो कि तुम गोयनका परिवार के घर में प्रवेश कर सकती हो। फिर अर्पित की मां ने फलक की ओर भी नजर डाली और कहा, मुझे समझ नहीं आता कि गोयनका परिवार का फलक के परिवार के प्रति इतना कर्ज क्यों है। अर्पित तुम दोनों बहनों के बीच फंसा रहता है। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच में अर्पित से प्यार करती हूँ। अलका ने सफाई देने की कोशिश की। उसी समय दुकान की सेल्सगर्ल दौड़ती हुई बाहर आई। उसने अलका का आस्तीन पकड़ते हुए कहा, मैडम, मैंने शर्ट पैक कर दी है। कृपया $1 मिलियन का भुगतान करें। 1 मिलियन? अर्पित की मां ने हैरानी से दुकान के नाम की ओर देखा। यह कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है। ऐसी कौन सी शर्ट है जो $1 मिलियन की आती है? ये सुनकर अलका अचानक चुप हो गई। उस वक्त फलक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आंटी, मैंने इस दुकान में पहले एक शर्ट देखी थी, लेकिन अलका आई और मुझसे इसे छीनने लगी। उसने कहा कि यह शर्ट अर्पित के लिए है। उसने ये भी कहा कि उसके पास अर्पित का दिया हुआ कार्ड है जिसमें कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है और वो पैसे की कमी से जूझ नहीं रही। इसलिए उसने अर्पित के लिए ये शर्ट 1 मिलियन में खरीदने का फैसला किया। क्या? अर्पित की मां का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उंगली उठाकर अलका की ओर इशारा किया। अभी तुमने गोयनका परिवार के घर में कदम भी नहीं रखा और पहले ही हमारे पैसे उड़ाने लगी। तुम एक मामूली शर्ट पर 1 मिलियन उड़ा रही हो और तुम्हारी आंख तक नहीं झपकी। तुम सोच क्या रही हो, बिच? ये सुनकर अलका चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्पित की मां इतनी उग्र महिला होंगी। अर्पित की मां का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो आगे बढ़कर अलका का हाथ पकड़ने लगी। मेरे साथ चलो। आज मैं अर्पित से बात करूंगी और फैसला करवाऊंगी। अगर उसने तुम्हें अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अर्पित की मां की कड़ी बातों से अलका की आंखों में आंसू आ गए। पूरा शॉपिंग मॉल उनके झगड़े को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने अलका को पहचान भी लिया। मां, मेरी बात सुनिए, मैं सब समझा सकती हूँ। फलक ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो चाहती थी कि अलका को भी वही कड़वा अनुभव मिले जो कभी अर्पित की मां ने उसे दिया था। इस बीच
प्रीत बहुत उत्साहित हो गई और उसने अपना फोन निकाला। फलक, मुझे ये सब रिकॉर्ड करने दो और इंटरनेट पर अपलोड करने दो, देखते हैं कि अलका का क्या होता है। फलक ने सहमति जताई, लेकिन इससे पहले कि वो वीडियो रिकॉर्ड कर पाती, 2 बॉडीगार्ड वहां आ गए और उन्होंने अलका को अर्पित की मां से अलग कर दिया। फिर एक और शख्स वहां आया, श्रुति। श्रुति ने काले चश्मे पहने हुए थे। उन्होंने अर्पित की मां की ओर देखा और शालीनता से मुस्कुराई। मिसेज गोयनका, मैं आपसे कॉफी पीने के लिए मिलने ही वाली थी। चलिए, पास के कैफे में बैठकर बातें करते हैं। अर्पित की मां ने तुरंत मना कर दिया, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी। श्रुति ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और अर्पित की मां के पास जाकर उनके कान में कुछ कहा। ये सुनकर अर्पित की मां के चेहरे पर अचानक हैरानी छा गई। ठीक है, मैं तुम्हें कैफे में मिलती हूँ, अर्पित की मां ने आखिरकार कहा और वहां से चली गई। फलक इस बदलाव को देखकर गंभीर हो गई। आखिर श्रुति ने अर्पित की मां से क्या कहा? उसने सोचा, उसे शक हुआ कि यह कुछ ऐसा था जो सीधे गोयनका परिवार के हितों से जुड़ा था। बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को हटा दिया। फिर श्रुति ने अपने चश्मे उतारे और फलक की ओर देखते हुए सहजता से कहा, फलक। फलक ने श्रुति की आंखों में छिपी क्रूरता को देख लिया। उसने सीधा खड़े होकर मजाक किया, आंटी, आप और अलका इन दिनों हमेशा काले चश्मे क्यों पहनती हैं? कभी आप लोग मशहूर थे, लेकिन अब आप इतने शर्मिंदा क्यों हैं? श्रुति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब इस कमीनी लड़की की वजह से हुआ। उसने मेरी 20 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। फलक, तुम सोचती हो कि तुम जीत गई? श्रुति ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम जो भी चालें चल रही हो, वे मैं 10 साल पहले ही सीख चुकी थी। तुम अभी भी बहुत नासमझ हो। खैर, मैं अब अर्पित की मां से अलका और अर्पित की शादी की तारीख तय करने वाली हूँ। जब शादी होगी तो मैं तुम्हें जरूर न्योता भेजूंगी। श्रुति ने हंसते हुए वहां से कदम बढ़ाए। सेल्सगर्ल को बॉडीगार्ड्स वापस दुकान में ले गए। अलका ने अपने चश्मे लगाए और गर्व से मुस्कुराई। दी, क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझे और मेरी मां को इतनी आसानी से हरा दोगी? अर्पित और मुझे अलग कर दोगी? तुम्हारी ये छोटी छोटी चालें हमें कोई फर्क नहीं डालती। हमारे पास पैसा भी है और ताकत भी, हम जो चाहें वो पा सकते हैं। अलका करते हुए वहां से चली गई। प्रीत ने गुस्से में पैर पटका। फलक, ये क्या हो रहा है? लग रहा था कि हम माँ बेटी की इस जोड़ी को हरा देंगे, लेकिन ये तो जैसे जिंदा रहने वाले कॉकरोच हैं। हर बार वापसी कर लेते हैं। फलक ने उनके जाते हुए देखा और एक योजना बनाई। प्रीत, जाओ और कैफे के बैरिस्टर को पैसे देकर खरीद लो। मुझे सुनना है कि वे वहाँ क्या बात कर रहे हैं। कैफे में श्रुति और अर्पित की मां आमने सामने बैठी थी। श्रुति ने एक लिफाफा उनकी ओर बढ़ाया। अर्पित की मां ने लिफाफा खोला और अंदर एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट था। मिसेज गोयनका परिवार की होल्डिंग एम्परर एंटरटेनमेंट ग्रुप में हमेशा कुछ बाहरी डायरेक्टर होते हैं जो अर्पित की पोजीशन को चुनौती देते रहते हैं। ये 15% शेयर का एग्रीमेंट है। अगर अर्पित इसे पाले तो वो सभी बाहरी डायरेक्टर को हटा सकता है और पूरा एम्परर ग्रुप गोयनका परिवार के अधीन आ जाएगा। अर्पित की मां की आंखें खुशी से चमक उठी। तुम्हें ये कैसे मिला? श्रुति मुस्कुराई, यह मेरी बेटी अलका का दहेज है। मैं चाहती हूँ कि वो 1 महीने के अंदर अर्पित से शादी करे। अर्पित की मां थोड़ी झिझकी, लेकिन आखिर में मजबूर होकर उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है। फलक कैफे की पिछली सीट पर छिपी हुई थी और उसने सब कुछ सुन लिया। जब उसने अर्पित की मां को सहमत होते सुना तो उसकी आंखों में उदासी भर गई। उसने निराशा में अपना सिर झुका लिया। श्रुति ने जगदीश जी को इस बात के लिए मना लिया कि वो उस रात जिंदल कंपनी के डिनर बैंक्वेट में न जाए। फलक को पहले से ही अंदाजा था कि श्रुति बीते 20 वर्षों से बाहरी दुनिया से मदद लेती आ रही थी। जब श्रुति जगदीश जी के साथ ग्राहकों का मनोरंजन कर रही थी तो न केवल उसने जगदीश परिवार के व्यवसाय को नियंत्रित किया, बल्कि उसने एंटरटेनमेंट ग्रुप एम्परर पर भी नजर रखी और पहले से ही अपनी तैयारियां कर ली थीं। अब समझ में आया कि श्रुति ने ये क्यों कहा था कि जो कुछ भी फलक सोच सकती है वो 20 साल पहले ही उसके बारे में विचार कर चुकी थी। इस मामले में फलक अभी भी बहुत अपरिपक्व थी। इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद श्रुति के पास सब कुछ अपने अनुसार करने के तरीके थे, ठीक वैसे ही जैसे अलका ने कहा था। जो भी फलक करती उसका असर उन पर ही पड़ता। वो माँ बेटी की जोड़ी बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रही थी। फलक ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक बार फिर खुद को दुख और हताशा में डूबा हुआ महसूस किया। फलक ने दरवाजा खोला और कुछ पेपर बैग्स के साथ जिंदल कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल हुई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और तुरंत झुककर अभिवादन किया। मिस फलक, क्या आप प्रेसिडेंट से मिलने आए हैं? मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ।
जिंदल कंपनी के बैंक्वेट के दौरान फलक ने उनके प्रेसिडेंट संस्कार के साथ डांस किया था और तब से हर कोई उसे बहुत इज्जत देता था। ओके, थैंक्स। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट फलक को लिफ्ट तक ले गई। जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओर बढ़ी तो वहां के कई स्टाफ सदस्य उसे देखकर चौंक गए। एक तो फलक पहले से ही मशहूर थी और दूसरा उसकी प्रेसिडेंट संस्कार के साथ नज़दीकी सब जानते थे। अमन को उम्मीद नहीं थी कि फलक यहाँ आ जाएगी। वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, मैडम, प्रेसिडेंट एक मीटिंग में हैं। वो 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, आप उनके ऑफिस में इंतज़ार कर सकती हैं। ओके, थैंक्स। फलक ऑफिस में चली गई। मैडम, रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। क्या उसने सही सुना? ये फलक का पहली बार संस्कार के ऑफिस में आना था। ऑफिस शानदार और विशाल था। चमकती हुई फ्रेंच विंडो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम और सरल लेकिन भव्य डिजाइन, सब कुछ ठहराव भरे आकर्षण को दर्शाता था। हर चीज इतनी साफ सुथरी थी कि एक भी धूल का कण नहीं था। फलक ने पेपर बैग को सोफे पर रखा और फिर वो उनकी टेबल के पास गई। टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स या तो 4 डेसिमल पॉइंट्स के न्यूमेरिकल रिपोर्ट्स थे या फिर अलग अलग भाषाओं में थे। वो केवल इंग्लिश समझ सकती थी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं। स्टेशनरी होल्डर में रखे पेन का वजन भारी था। उस पर प्राचीन और सुंदर नक्काशी थी जो कमाल की शालीनता और भव्यता को दर्शाती थी। फलक आगे बढ़ी और ऑफिस की लेदर चेयर पर बैठ गई। उसने पीछे झुककर कुर्सी घुमाई। बहुत आरामदायक है। उसने आंखें मूंद लीं। उसने कुछ और चक्कर लगाए, फिर अचानक कुर्सी रुक गई। तभी एक गहरी, नर्म आवाज आई, इतना घूमने से चक्कर नहीं आ रहे। फलक ने झट से आंखें खोलीं और देखा। उसे पता ही नहीं चला कि संस्कार कब वापस आ गए। जिस हाथ ने कुर्सी को रोका था उसमें एक डॉक्यूमेंट था और उनका दूसरा हाथ जेब में था। उनका लंबा चौड़ा गठीला शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उनकी गहरी काली आंखें उसे बहुत ध्यान से देख रही थीं। फलक की आंखों में हल्की सी तरंग दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, संस्कार, आपकी मीटिंग खत्म हो गई? अभी खत्म हुई। संस्कार ने अपनी जेब से हाथ निकाला और उसके नाजुक चेहरे को छूकर हल्के से आगे झुके और उसे चूम लिया। उनकी ताजगी भरी खुशबू उसकी सांसों में भर गई। फलक की लंबी पलकों ने हल्का कंपन किया और उसने झट से आंखें बंद कर लीं। लेकिन उनकी किस उसे नहीं मिली। जब उसने आंखें खोली तो संस्कार का खूबसूरत चेहरा बेहद करीब था। उनकी ऊंची सी नाक उसकी त्वचा को हल्के से छू रही थी, लेकिन उन्होंने उसे चूमा नहीं। उनकी गहरी, तीखी आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे वे उसके सभी भावों को पढ़ सकते थे। फलक का दिल घबराने लगा। आप क्या कर रहे हैं? फलक ने हल्के से संस्कार के सीने पर धक्का दिया। उसे उनकी शांत मगर गहरी नजरों से बचना अच्छा लग रहा था। संस्कार ने हल्के से उसके गाल पर एक चुंबन दिया और मुस्कराए। क्यों? पहले तो तुम किसी को हमारी जोड़ी देखने नहीं देती थी और अब खुद मेरे ऑफिस में आ गई, बीवी। संस्कार ने बीवी शब्द पर जोर दिया। फलक का चेहरा लाल पड़ गया। उसने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाया और सोफे की ओर बढ़ गई। आज मुझे सैलरी मिली तो मैंने मॉल से तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे। तुम्हारे ऑफिस के पास से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें दे दूं। फलक ने पेपर बैग से कपड़ा निकाला। वो एक ग्रे रंग की वी कॉलर की बुनी हुई शर्ट थी। असल में उसने मॉल में शर्ट खरीदने का कोई खास इरादा नहीं किया था, लेकिन अलका वहां आ गई थी तो उसने थोड़ी दिखावा किया। क्या तुम्हें ये पसंद आया? फलक पलटकर उसे दिखाने के लिए चाह रही थी। उसका चिकना कंधा संस्कार से टकरा गया। उसे नहीं पता था कि संस्कार कब उसके पीछे आ खड़े हुए थे। वो बहुत पास खड़ा था, हाथ अपनी जेब में डाले हुए। फलक के सामने एक कॉफी टेबल था। वो बहुत पास खड़ा था। उसने शायद ज्यादा व्यायाम नहीं किया था, लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह मजबूत था। शर्ट के नीचे की मांसपेशियां उसे छूने पर सिहरन महसूस करवा रही थी। संस्कार ने आलसी अंदाज में जवाब दिया। उसने देखा और देखा कि यह एक ग्रे रंग की वी नेक बुनी हुई शर्ट थी जो बहुत मुलायम लग रही थी। मुझे बुनी हुई शर्ट पहनना ज्यादा पसंद नहीं है। क्या वो ये कह रहा था कि उसने गलत खरीदारी की थी? फलक ने थोड़ा आगे झुकते हुए और दोनों के बीच दूरी बनाए रखते हुए अपने बाल कान के पीछे किए और धीरे से कहा, मुझे पता है तुम हमेशा शर्ट ही पहनते हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि वे सभी टेलर मेड होते हैं। अगर मैं शर्ट खरीदती तो तुम उसे पहनने में असहज महसूस करते, भले ही तुम उसे पहनने के लिए खुद को मजबूर करते। इसलिए मैंने बुनी हुई शर्ट खरीदी ताकि तुम उसे घर में आराम से पहन सको। तुम किसी भी चीज में अच्छे लगते हो। फलक चकित थी। ये पहला मौका था जब उसने किसी आदमी को इतना मुश्किल से खुश करते हुए देखा था। उसे पहनने के लिए मनाना पड़ा, जबकि उसने उसके लिए ये खरीदारी की थी।
संस्कार ने लड़की के कान की लोब को देखा। वही आखिरी तारीफ जो उसने उसे दी थी। वो कितनी शर्मिंदा हो रही होगी। क्या ये सच नहीं था? उसने अपनी भौहें चदाई और गीली सांस उसके कान में घुसी। चूंकि यह मेरी पत्नी ने खरीदी है तो मैं इसे पहनूंगा। मैं अपनी पत्नी के लिए इसे पहनूंगा। फलक ने अपनी भौहें सिकोड़ दी। वो क्यों उसके कान के इतने पास आकर बात कर रहा था? क्या वो ये सोच रहा था कि वो उसकी खुशी नहीं सुन सकती? उसने उसे तारीफ की और वो इतना गर्वित हो गया। दूसरे बैग में क्या है वाइफी? कुछ नहीं। फलक ने तुरंत पेपर बैग को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की। संस्कार ने उसकी शरारत भरी हरकत देखी और हल्की मुस्कान के साथ उसके करीब आते हुए कहा, अच्छा, फिर इतनी हड़बड़ी क्यों? फलक ने सिर झुका लिया, लेकिन संस्कार की तेज नजरों से कुछ छुपाना मुश्किल था। संस्कार ने एक लंबा कदम बढ़ाया और बैग को पकड़ने की कोशिश की। फलक ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी तेज चाल के आगे हार गई। संस्कार ने बैग में झांका और हल्की हंसी के साथ कहा, ओह, तो ये थी तुम्हारी इतनी छुपाने की वजह? फलक ने झट से बैग वापस खींच लिया और शर्माते हुए बोली, संस्कार, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, फिर भी देख तो सकता हूँ, आखिर मेरी वाइफी जो लाई है। उसने शरारत भरी आवाज में कहा और फलक की नजरों में देखते हुए उसके सिर पर हल्की थपकी दी। फलक का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसने बैग को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, ये बस कुछ खास चीजें थीं, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, लेकिन अब नहीं दूंगी। संस्कार ने उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों को देखा, जिनमें हल्की शरारत थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथों से उसके चेहरे को हल्के से पकड़कर कहा, अच्छा, फिर मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। फलक की सांसें तेज हो गईं। वो इस आदमी से कभी नहीं जीत सकती थी। संस्कार ने उसकी नाक हल्के से खींची और फुसफुसाया, ठीक है, जब चाहो तब देना, लेकिन याद रखना, जो भी हो, मुझे सरप्राइज पसंद है। फलक ने राहत की सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी। संस्कार ने उसे छेड़ा तो जरूर, लेकिन हमेशा उसकी हदों का सम्मान करता था। यही तो था जो उसे इतना खास बनाता था। फलक अभी अपनी सोच में थी कि तभी संस्कार ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फलक लड़खड़ा गई और सीधा उसकी चौड़ी छाती से टकरा गई। संस्कार, छोड़ो मुझे, उसने हल्के से विरोध किया, लेकिन संस्कार ने उसकी कमर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। अभी नहीं, पहले बताओ, तुम इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो? फलक ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। संस्कार की आंखों में वही गहराई थी जिसमें हमेशा उसे सुकून मिलता था। मैं आज शॉपिंग के दौरान श्रुति मिश्रा, उसकी बेटी और अर्पित की मां से मिली थी, उसने धीमे स्वर में कहा। संस्कार ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए हल्के से दबाया। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम नाकाम रही हो, बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वही की वही हो? फलक ने धीरे से सिर हिलाया। संस्कार ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने जितना हासिल किया है उतना तुम्हारी उम्र में बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन श्रुति मिश्रा और उसकी बेटी को मात देने के लिए तुम्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़नी होगी। जब तक वो तुम्हारी चालें भांपती रहेंगी तब तक जीतना मुश्किल होगा। फलक ने उसकी बात पर गौर किया। संस्कार ने उसके बालों को पीछे किया और कहा, याद रखना, जीतने के लिए कभी कभी सीधे वार करने के बजाय सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। फलक ने हल्का मुस्कुरा दिया। संस्कार हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाने का तरीका जानता था। उसने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और धीमे से कहा, संस्कार, शुक्रिया। संस्कार ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ वाइफी। मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। फलक ने खोया हुआ महसूस किया। 18 साल की उम्र से पहले मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरा परिवार बहुत ही सामंजस्यपूर्ण था। मेरे माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं पूरे परिवार के साथ वहां रहती थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने अपनी पूरी तवज्जो कॉलेज के एग्जाम पर दे दी थी। मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूबी हुई थी। फिर अचानक मेरे माता पिता का तलाक हो गया और हमें घर से निकाल दिया गया। किसी ने मुझे इसका कारण नहीं बताया और मुझे इसका पता लगाने का समय भी नहीं मिला। जीवन का दबाव मुझ पर लगातार बढ़ता गया। मैं बस यही जानती थी कि मुझे जितना हो सके पैसे कमाने चाहिए। संस्कार ने ध्यान से सुना और सरलता से विश्लेषण किया। तुम कह रही हो कि तुम्हारे माता पिता का हमेशा अच्छा रिश्ता था, लेकिन तुम नहीं जानती कि उनके तलाक का कारण क्या था। असल में कारण बहुत सरल है। कुछ अप्रत्याशित घटना ने तुम्हारे पिता को उत्तेजित किया और उनके धैर्य की सीमा को चुनौती दी। फलक ने अपनी सुंदर भौहें एक साथ चढ़ाई और उस आदमी की चमकती आंखों में देखा।
तुम कह रहे हो मेरी माँ ने मेरी दादी को सीढ़ियों से धक्का दिया? हाँ, संस्कार ने सिर हिलाया। इसे इस तरह से सोचो, तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ से प्यार था और तुम्हारी माँ और दादी माँ बेटी थी। तुम्हारा परिवार सामंजस्यपूर्ण था। अगर दीदी ने तुम्हारी दादी को सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया होता तो जगदीश तलाक नहीं लेते। वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते थे जहां उनके पास और उनका परिवार दोनों थे। अब जब वे इस बारे में बात कर रहे थे, फलक गुस्से से भर गई। मेरी माँ अपनी दादी को सीढ़ियों से धक्का नहीं दे सकती, मुझे इसका पूरा यकीन है। वे लोग बहुत खराब हैं। मुझे ये हाल ही में पता चला। वे महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है और जानबूझकर मुझसे ये छिपाया है। तो यही बात है न? संस्कार ने प्यारे से हंसी में कहा। तो अब इसकी जांच करो। असल में तुमने श्रुति और उसकी बेटी के खिलाफ जाते हुए अपना ध्यान भटकाया है। अलका कोई चिंता का कारण नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। तुम्हें पहले श्रुति को हराना चाहिए। श्रुति इतनी लंबी उम्र तक जी चुकी है। वो ऐसी महिला नहीं है जिसे तुम सिर्फ कुछ चतुराई से हराओ। फलक को अचानक खुशी का एहसास हुआ। इतने समय तक वो श्रुति और उसकी बेटी के द्वारा की जा रही चालों से उलझी हुई थी। वो बहुत अधिक जीतने की चाहत में थी। उसे अपनी दादी के बारे में श्रुति से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला था। उसने तय किया था कि वो सच का पता लगाएगी और अपनी मां की निर्दोषता साबित करेगी, लेकिन उसने कभी भी शांत होकर इसके बारे में गहराई से सोचा नहीं। उसे मिश्रा परिवार के किरदारों के बारे में सही से विचार नहीं किया था। उसने यह नहीं सोचा कि दादी का घटना ही उसके माता पिता के तलाक का कारण बन सकती थी, इसलिए उसने इसे तलाक के स्रोत के रूप में जांचा ही नहीं। श्रुति के शब्दों को याद करते हुए, अगर दीदी ने तुम्हारी दादी को सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया होता तो जगदीश तलाक के लिए नहीं जाते। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसका दिल बहुत ही उथल पुथल था। वो श्रुति को हराना चाहती थी, लेकिन वो बहुत अंधी थी। सही कहा, पानी नाव को तैरने या डुबाने की ताकत रखता है। मिश्रा परिवार वही पानी था। अब उसे मिश्रा परिवार को श्रुति को छोड़ने देना होगा, जैसे उसने पहले उसकी मां को छोड़ दिया था। जो लोग सीधे जुड़े होते हैं वे उतनी स्पष्टता से नहीं देख पाते जितना बाहर से देखने वाले देख सकते हैं। संस्कार को सुनकर उसका आवेगी दिल जल्दी से शांत हो गया। हालांकि मेरी दादी की घटना 3 साल पहले हुई थी। अब मेरी दादी का दिमाग उतना स्पष्ट नहीं है। इसकी जांच करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि मेरी दादी की घटना श्रुति द्वारा योजना बनाई गई थी। संस्कार ने फलक के चेहरे को चुटकी ली और हंसी में कहा, बोल्ड अंदाज में अनुमान लगाना जीत की पहली सीढ़ी होती है। तुम्हें अपनी पहली प्रवृत्ति पर विश्वास करना होगा। क्या उसे उसका चेहरा चुटकी लेने का इतना शौक है? फलक ने उसकी हाथ को हटा दिया। मुझे चुटकी मत लो, मुझे लार आएगी। हालांकि उसका हाथ इनकार कर चुका था, वह फिर भी उसके गले में खुद को छुपा चुकी थी। उसके हाथ गर्म और मजबूत थे, उसके कंधे मजबूत थे। वो एक ऐसा आदमी था जो दुनिया की किसी भी महिला को यह महसूस करवा सकता था कि वो उस पर निर्भर हो सकती है। उसे सही सुरक्षा का एहसास था। संस्कार ने उसकी चुटकी और बार बार ली और उसकी कोमल होठों पर एक हल्की सी चुंबन दी। कहा है लार, मैं इसे खा लूंगा। तुम देखकर कि लड़की सच में थोड़ी नाराज हो गई थी, संस्कार ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में खींच लिया। वह सच में उत्तेजना सहन नहीं कर सकती थी। उसका चेहरा लाल हो जाता और वह अपने पैरों से जमीन को मारती। संस्कार ने कहा, श्रुति जैसे चालाक व्यक्ति के लिए उसके तरीके निश्चित रूप से नीच होंगे। अगर तुम्हें अपनी दादी की घटना की जांच करनी है तो पहला कदम है अपनी दादी को लाना और उसे अपने पास रखना। एक अपराधी का दिल हमेशा डरता है। ये चाल श्रुति को बेचैन कर देगी। वह आराम से सो नहीं सकेगी। मेरी दादी को लाना नामुमकिन, मिश्रा परिवार कभी सहमत नहीं होगा। संस्कार ने उसकी ओर गर्व से देखा और आराम से लंबा पैर मोड़ा और हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? फलक की आंखों में चमक आई और एक छोटी सी हाथ ने उसकी शर्ट का किनारा पकड़ लिया और पूछा, संस्कार, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ, उसने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया। फलक खुशी से लगभग कूद पड़ी। उसे न सिर्फ अपनी दादी की घटना की जांच करनी थी, बल्कि वो अपनी दादी के साथ बहुत अच्छे संबंध रखती थी। आखिरकार वो अपनी दादी का ख्याल रख सकती थी। संस्कार, थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। मुझे सच का पता लगाना है, इससे पहले कि अर्पित और अलका की शादी हो। मैं अलका को अर्पित के परिवार में शादी करने नहीं दूंगी। फलक की आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था, लेकिन उसके पास बैठा आदमी यह सुनकर चुप हो गया। आंखों से एक ओर देखा। संस्कार की तंग आंखें उसकी चेहरे को सावधानी से देख रही थी
और उसकी आंखों में कुछ गहरे विचार अचानक दिखाई दिए। तभी फलक ने महसूस किया कि उसकी बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या उसे लगता है कि वो अब भी अर्पित से कुछ महसूस करती है और वो अर्पित और अलका को खुश देखना नहीं चाहती? संस्कार। फलक ने उसके सुंदर चेहरे को पकड़ा और गंभीरता से कहा, अर्पित और मैं अब अतीत में हैं। उसकी शादी को अलका से तोड़ने का मेरी व्यक्तिगत भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज इसे गलत मत समझना। संस्कार ने उसके छोटे सिर को सहलाया और मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है, मैं इसे गलत नहीं समझूंगा। क्या तुम पिछले 2 दिनों से शूटिंग करने के बाद थकी हुई हो? अब दोपहर हो चुकी है, यहाँ थोड़ी देर आराम करो। जब तुम अच्छे से सो लोगी तब तुम्हारे पास लड़ाई के लिए ऊर्जा होगी। फलक थोड़ी नींद में थी। उसकी हाल की शूटिंग का समय, उसकी रातें और दिन उलट चुका था। उसे अभी तक पूरा आराम नहीं मिला था। संस्कार ने उसे लेटाया। फलक ने देखा कि वो उठने लगा था और जल्दी से उसकी आस्तीन खींची। संस्कार, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ सोओगे? हाँ। संस्कार ने कंबल उठाया और उसके पास लेट गया। फलक उसके पास झुकी और उसका सामना किया। उसने अपने छोटे से शरीर को उसकी ओर सरकाया। संस्कार हल्की सी हंसी हंसते हुए अपनी लंबी बाह को फैलाया और उसे अपनी बाह पर सिर रखकर सोने दिया। फलक उसकी बाहों में सो गई। कितना गर्म था। कुछ देर बाद फलक गहरी नींद में सो गई। संस्कार ने उसकी शांत सोई हुई चेहरे को देखा और अपनी अंगुली से उसकी नाक की नोक को छुआ। वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी। क्या उसे पता है कि उसका शरीर पीड़ित हो रहा था? यातनाएं देने वाली शैतानी। फलक, क्या अर्पित अब सच में तुम्हारे दिल में नहीं है? 20 साल तक बचपन के दोस्त रहे हैं, ये बहुत लंबा समय है। सोती हुई फलक ने उस आदमी के अफसोस को नहीं सुना।